बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टमैटिक्स का वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर्स। इसमें हमने बात करनी है हाई वेटेज करैक्टर्स की। इन्हें वन बाय वन सबसे पहले हम वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं कि वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर बेसिकली है क्या। वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी करैक्टर के अंदर, या हम कह सकते हैं कि किसी भी करैक्टर के अंदर मौजूद फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो करैक्टर वेटेज या वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर कहलाती है। वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर को डिफाइन करने के लिए दो तरह के प्रिंसिपल्स दिए गए थे, जिनमें जो वो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रायोरी वेटेज। इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था अरिस्टोटल ने, और ये जो प्रिंसिपल था इसमें वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर्स को डिफाइन किया गया था फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन से पहले, और बाद में ये जो प्रायोरी वेटेज वाला प्रिंसिपल था ये रिजेक्ट हो गया था, और इसके बाद एक और प्रिंसिपल आया जिसे पोस्टेरियोरी वेटेज कहा गया। इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था एडेंसन ने, और ये वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर जो है आफ्टर फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आफ्टर फाइलेटिक इन्फॉर्मेशन जो वेटेज टेक्सोनोमिक करैक्टर का है वो इसके जरिए डिफाइन किया गया पोस्टेरियरी वेटेज के जरिए। अब हम टाइप्स ऑफ वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के करैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हाई वेटेज करैक्टर्स और दूसरे होते हैं लो वेटेज करैक्टर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई वेटेज करैक्टर्स। इसमें हमने फॉलोइंग टाइप्स को डिस्कस करना है कि कौन कौन सी हाई वेटेज करैक्टर्स में टाइप्स आती हैं हमारे पास। इसमें कम्प्लेक्सिटी को हमने डिस्कस करना है, कंसिस्टेंसी को, कॉन्स्टेंसी को और नो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम वेटेज ऑफ टेक्सोनोमिक करैक्टर्स को या हाई वेटेज करैक्टर्स को डिस्कस ही क्यों करते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना होता है तो उसमें जो वेटेज होता है करैक्टर्स का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उन करैक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं जिनके वेटेज जो होते हैं हाई होते हैं, तो इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं। कम्प्लेक्सिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई भी करैक्टर जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा वो हाई वेटेज होगा, क्योंकि ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ज़्यादा इसके लिए रिक्वायर होती है, डीप रिसर्च रिक्वायर होती है, डीप स्टडीज़ रिक्वायर होती हैं, और इस वजह से इसका फिर वेटेज हाई होता है। और जब हम कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें यहाँ कुछ मेंशन किए गए हैं, जैसे कम्प्लेक्सिटी ऑफ टीथ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के टीथ पैटर्न जो होते हैं उनको डीप स्टडी किया जाता है, डीप रिसर्च की जाती है उनके ऊपर, ताकि उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो सके। और इसी तरह से कम्प्लेक्सिटी इन कलर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कलर पैटर्न के अंदर जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम स्टडीज़ की जाती हैं। और इसी तरह जेनिटल आर्मेचर्स इन आर्थ्रोपोड्स के जितने भी जेनिटल आर्मेचर्स होते हैं उनको डीप स्टडी किया जाता है, और फिर उस बना के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। जितनी ज़्यादा डीप रिसर्च होगी, जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी करैक्टर्स के अंदर, उतने ही ज़्यादा वो हाई वेटेज होंगे। तो इसी वजह से हाई वेटेज करैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्सोनोमी के अंदर, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन के लिए अपना बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। तो जितने भी करैक्टर होते हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज जो नहीं हो रहे होते हैं रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर, तो वो करैक्टर हमारे पास हाई वेटेज करैक्टर कहलाते हैं। और हाई वेटेज करैक्टर जो होते हैं वो हाई प्रायोरिटी होते हैं टेक्सोनोमिस्ट के पास। कंसिस्टेंसी में जब हम बात करते हैं तो इसमें टॉल हाइट वगैरह, लो हाइट, आइज कलर वगैरह आते हैं जिनके अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाए अगर रिलेटेड ग्रुप्स के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो फिर हाई वेटेज कहलाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो कॉन्स्टेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंसी में भी करैक्टर्स जो होते हैं ऐसे करैक्टर्स में हम डिस्कस करते हैं जो कि लो फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी को शो करते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिहाज से इसमें करैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है, और उन
करैक्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं जिनकी लो फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि उनकी फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी जो होती है या फिनोटाइप चेंज नहीं हो रही होती जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं अपनी बहुत सारी जनरेशन्स के अंदर। तो ऐसे करैक्टर्स जो होते हैं वो हाई वेटेज करैक्टर कहलाते हैं। जितने भी हमारे पास पॉलीजेनिक करैक्टर्स आते हैं वो हाई वेटेज करैक्टर होते हैं क्योंकि उनके अंदर फिनोटिपिक वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट वो नो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। तो ऐसे तमाम करैक्टर्स जो कि इकोलॉजिकल, जिनके ऊपर इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता या बहुत ज़्यादा कम अफेक्टेड होते हैं जो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, वो तमाम करैक्टर्स जो होते हैं वो हाई वेटेज करैक्टर्स कहलाते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च के बाद ऑर्गेनिज्म की बहुत एक्यूरेट क्लासिफिकेशन होती है जितने भी ये करैक्टर होते हैं हाई वेटेज करैक्टर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एक मार्गेंसर है जो कि बर्ड है विच ईट्स फिश। ये जो बर्ड है मार्गेंसर ये कहीं भी रह ले कि वर्ल्ड के किसी भी ये एरिया में हो, इसके ऊपर कोई इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता। इकोलॉजी इसको ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि इसका नो इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के अंदर इसे डिस्कस किया गया है, इसे रखा गया है क्योंकि ये जो बर्ड है ये जहाँ भी रहेगी इसके ऊपर कोई इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा क्योंकि इसकी जो खुराक है ये फ़िश को ईट करती है, तो ये जहाँ भी रहेगी ये फ़िश ही ईट करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।